हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का टॉपिक मैक्रो इवोल्यूशन पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था आपको कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। तो देखिए, जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है और माइक्रो इवोल्यूशन होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। जो ये दोनों होता है, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है। तो किसकी ब्रांच है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ हम इवोल्यूशनरी की पढ़ाई करते हैं। जैसे इवोल्यूशन होता है यानी कि चेंजेस होता है, उसकी स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। जो माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन होता है, ये एक दूसरे से क्या होता है, इंटर कनेक्टेड होते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और हमारी पॉपुलेशन में जो भी इवोल्यूशन आ रहा है या हमारी पॉपुलेशन में जो भी चेंज आ रहा है वह माइक्रो इवोल्यूशन पर आता है, यानी कि मैक्रो इवोल्यूशन पर नहीं आता। देखिए, अब माइक्रो और मैक्रो में कुछ डिफरेंस बताऊंगी और आज मैं आपको डिटेल्स से मैक्रो इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी। तो मैक्रो इवोल्यूशन इज द डिफाइन एज द फॉर्मेशन न्यू ग्रुप लाइक स्पीसीज, जेनेरा, फैमिली एंड ऑर्डर। इट अकर्स एज द स्पीसीज लेवल अबव स्पीसीज लेवल। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है। जो मैक्रो इवोल्यूशन है, ये डिफाइन करता है, फॉर्मेशन करता है किसी भी नए ग्रुप का, स्पीसीज का करता है, और जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर का भी ये करता है। Micro evolution thought about by the same element force which brings out macro evolution, but is the macro evolution these force act for waste time। तो देखिए, जो ये माइक्रो इवोल्यूशन है और मैक्रो इवोल्यूशन है, ये इनका क्या काम होता है, इनके थॉट अबाउट द सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट पर काम करते हैं। लेकिन माइक्रो का इतना है, ये छोटे लेवल पर काम करता है, छोटे लेवल पर जो चेंजेस होते हैं उन्हें बताता है। जो मैक्रो इवोल्यूशन है, जो बड़े चेंज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट्स काउ बी अकर ड्यू टू द अकर मैक्रो इवोल्यूशनरी चेंज। तो देखिए क्या बताते हैं, मैक्रो इवोल्यूशनरी चेंज बताते हैं जो कॉमन होता है। इट इज़ द सपोर्टेड बाय फॉसिल फीचर्स। इसके हिसाब से जो हमारा मैक्रो इवोल्यूशन होता है, इसकी हेल्प से जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, फॉसिल्स फीचर्स होते हैं। फॉसिल्स का मैं आपको पहले वर्डिंग का मतलब बता दूं, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा। जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स और फॉसिलाइजेशन, आप अगर बीएससी थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर में है तो आपका वहाँ पर टॉपिक होगा फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन। तो देखिए, जो फॉसिल्स होता है उन जीवाश्म बोला जाता है इन्हें। तो जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है कोई लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब धरती पलटी थी, तो जब उन्हें अब के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोद खोद कर जब वहाँ से जीवाश्म या फॉसिल्स यानी कि मरे हुए व्यक्तियों की हड्डियाँ या एनिमल के कुछ पार्ट बचे हुए या पेड़ पौधे के कुछ सेगमेंट जो मिले, उन्हीं से उनकी स्टडी कर कर पता लगाया गया कि आज से 100 हजारों वर्षों पहले कैसे जीव जंतु या प्लांट, एनिमल या ह्यूमन थे। तो उसे फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स वही होते हैं जो बचे हुए जीवाश्म होते हैं, उन्हें फॉसिल्स बोला जाता है। और फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है उनका कैसे हम स्टडी करके उन्हें सेव रख सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनके करैक्टर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन। इट कैन बी सपोर्टेड ऑन द ट्री ऑफ लाइफ और फाइलोजेनेटिक ट्री। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड और आ गया कि फाइलोजेनेटिक ट्री। तो देखिए, फाइलोजेनेटिक जो ट्री होता है, इसमें एंसिस्टर एक होता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग होती है। यानी इनके जो पूर्वज होंगे वो एक ही होंगे, लेकिन कह सकते हैं वो किसी कारण किसी और जगह पर जाकर रहने लगे। सपोज कीजिए आप, दो आइसलैंड है, एक ये आइसलैंड है, एक आई ए और आई बी आइसलैंड है। तो आई ए पर 50% बर्ड्स रहती है, 50% येलो विंग्स वाली बर्ड और 50% वाइट विंग्स वाली बर्ड रहती है।
कोई भी तूफान या आंधी आने की वजह से ये 50 कुछ बर्ड्स यहाँ पर चली गई, 30 बर्ड्स यहाँ पर चली गई आइसलैंड बी पर। तो आइसलैंड बी पर क्या, जब ये गई यहाँ पर 50 वाले पर, जब ये यहाँ पर पहुँच गई तो यहाँ पर जो 30% ये गई और 50% पहले वाली बर्ड थी। जब इनमें इंटरब्रीड हुआ, जब इनमें ब्रीडिंग हुई या रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, तो उसमें जो उनकी एलील की जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि जो वाइट और येलो वाले विंग्स थे, उनमें मिक्सचर होकर एक तीसरा करैक्टर उत्पन्न हो गया। तो कितनी हो गई उस, तो क्या हुई, जब उन्होंने इंटरब्रीड कर ली उसके बाद में ये जो बर्ड्स थे ये 80% हो गई और यहाँ पर 20% ही रह गई, यानी कि न्यू एलील का, न्यू जीन का फॉर्मेशन हो गया आइसलैंड बी पर। तो देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आइसलैंड बी पर कैसे चेंजेस हुआ। तो पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा, स्टेबिलिटी, रेप्टाइल चेंज, यानी कि अचानक से आए हुए के कारण। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पूरी जो डेफिनेशन है उसे समझाती हूँ। यह बड़े पैमाने पर इवोल्यूशन होता है जहाँ न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है या न्यू एलील का फॉर्मेशन होता है, न्यू फैमिली का फॉर्मेशन होता है, न्यू क्लास का फॉर्मेशन होता है। इन सभी के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। तो देखिए, जब आइसलैंड ए से आइसलैंड बी पर पहुंची तो इसके लिए समय का, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो लंबा चाहिएगा, लॉन्ग टाइम चाहिएगा। यहाँ एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी हो रहा है और न्यू फैमिली विलुप्त भी हो रही है, बन भी रही है और ख़त्म भी हो रही है, क्योंकि आइसलैंड ए पर जो फैमिली थी वो बी पर पहुंच गई तो ए की ख़त्म हो गई और बी की बन गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर विलुप्त भी हो रही है और बन रही है। इससे हम यह भी देख सकते हैं कब इवोल्यूशन हुआ, यानी कि मैक्रो इवोल्यूशन की हेल्प से ये भी देख सकते हैं आइसलैंड ए पर विंग्स कैसे थे और आइसलैंड बी पर विंग्स कैसे हुए कुछ समय बाद। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, पास्ट में कब इवोल्यूशन हुआ, जैसे फिशिज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविस, मैमल्स आए। तो पहले जो फिशिज थे वो और तरीके के कुछ कम करैक्टर थे, उसके बाद में एम्फीबियंस आए, उनमें नए करैक्टर आए, फिर रेप्टाइल्स आए, उनमें नए करैक्टर आए, फिर मैमल्स आए, उनमें पूर्ण रूप से सभी करैक्टर पाए गए। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया मेगा, ये सभी क्या आते हैं, ये मेगा इवोल्यूशन के अंदर आते हैं। मेगा इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ higher category like class phylum. It's the origin of reptile from amphibians, the origin of birds and mammals from the reptile, example of mega evolution। तो देखिए, पहले फिशेज में अलग करेक्टर थे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सभी में अलग अलग करेक्टर आए। द टर्म मेगा एवोल्यूशन वाज द coined बाय द सिम्पसन। सन 1953 ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। इट इज एन इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंटल द by the Darwin's lines of the ancestor stock unit, one of them cross the ecological barrier and the enter new zones। तो कुछ न्यू जोन्स भी आते हैं, जोन्स के बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। द शिफ्ट एंड द एक्सप्लोशन आर द सो द otherwise they will fail become of the acromy negative selection in the अनस्टेबल इकोलॉजिकल जोन होता है। ये अनस्टेबल इकोलॉजिकल जोन का मतलब है जो स्टेबल नहीं होते, यानी कि जो कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए जोन्स बनते हैं। तो देखिए, चलिए इसमें आगे इसका एक डायग्राम है वो समझ। तो देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें ये यहाँ पर बर्ड है, उसके बाद में यहाँ पर मैमल्स हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम है ये नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरी बाय मेगा इवोल्यूशन, यानी कि कैसे मेगा इवोल्यूशन में हायर कैटेगरी में चेंजेस आता है, यानी कि ये बदलते आते, इनका उत्पत्ति कैसी हुई, ओरिजिन कैसे हुई, उसके बारे में देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। जो आपकी पूरी डेफिनेशन है ये एक डायग्राम की हेल्प से समझाया जा सकता है। आप एग्जाम में इस डायग्राम को जरूर बना के आइएगा, क्योंकि इसी से टीचर समझ जाएंगे कि सभी कुछ बच्चे ने पढ़ रखा है। तो पहला जो है फिशेज है, इसके बाद में क्या है, जो फिश है इसमें क्या है, इसमें
फिशिस में मेगा इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में फिश के बाद में क्या बने, एम्फीबियंस बने, मेगा इवोल्यूशन किया, फिर रेप्टाइल बने, रेप्टाइल के बाद मेगा इवोल्यूशन हुआ, फिर बर्ड्स और मैमल, दो तरीके के कह सकते हैं बने, जो कि बर्ड्स और एनिमल हुआ। फिर से बता दो, पहले फिशिस आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर मेगा इवोल्यूशन, फिर बर्ड बने और मेगा मैमल्स बने। वो किसके कारण आ रहा है, मेगा इवोल्यूशन के कारण ही ये सब हो रहा है। आई होप कि आपके ये वीडियो समझ में आए होगी गाइस। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू गाइस।